दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉयर्स एंड जस्टिस। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी घर के सदस्य की जिसके नाम पर सारी संपत्ति है उसकी मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसका बंटवारा होगा कैसे। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। इंडियन लॉ का, भारतीय लॉ का क्या प्रोविजन है जिसके तहत संपत्ति का बंटवारा होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप जरूर बने रहिए मेरे साथ अंत। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इंडियन लॉ के अंदर एक कंसेप्ट है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, तो उसके दो प्रोविजन है। पहला प्रोविजन मैं डेथ से पहले का बताता हूं आपको, कि अगर मृत्यु से पहले किसी व्यक्ति ने कोई विल यानी वसीयत बना दी हो, तो फिर वसीयत लास्ट में प्रिवेल करती है, यानी जो वसीयत बनाई उसके अकॉर्डिंग संपत्ति का बंटवारा होगा। दोस्तों सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक वसीयत बनाई कि उसकी मृत्यु के पश्चात जितनी भी उसके नाम पर संपत्ति है उसकी मालिक केवल उसकी पत्नी होगी या उसके बच्चे नहीं होंगे, तो फिर उसकी सारी संपत्ति पत्नी को ऑटोमेटिक चली जाएगी। दोस्तों नंबर 2 इसी में, अगर वो ये लिख के चले जाते हैं कि मेरी सारी संपत्ति 50% मेरी पत्नी के नाम और 50% मेरे बच्चों के नाम होगी। अब बच्चे मान लीजिए 3 हैं, तो उन तीनों के नाम कितना कितना शेयर जाएगा 50% में से, वो भी लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो यानी अगर विल है मृत्यु के पश्चात तो फिर बहुत आसान हो जाता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो विल है उसी के अकॉर्डिंग सारा बंटवारा हो जाएगा। और अगर कोई नहीं मानता तो फिर उसके लिए कोर्ट है। विल को आप एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, या फिर विल को जो चैलेंज कर रहे हैं प्रोवेट करने के लिए भी कोर्ट जाया जा सकता है। दोस्तों तो कहने का अर्थ है कि विल नंबर 1 वसीयत एक सबसे बड़ा मुख्य अस्त्र है जिससे आप अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने जीते जी कर सकते। विल की, वसीयत की एक खूबसूरती ये भी है दोस्तों कि जब तक आप जीवित हैं तब तक सारी संपत्ति आपकी है। आप उसको बेचें, आप उसको दान करें, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो जो प्रॉपर्टी आपकी बचेगी वो विल या फिर वसीयत के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। दोस्तों तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात इसके अंदर ये हो गई कि सपोज कीजिए विल है ही नहीं, वसीयत है ही नहीं, तो अब इस कंडीशन में प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। तो हमारे भारत में 2 लॉ हैं, एक है इंडियन सक्सेशन एक्ट और एक है हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये 2 लॉ से संपत्ति का बंटवारा होता है। अब बंटवारा कैसे होता है, मान लीजिए एक घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात 2 बेटे, 2 बेटियां और 1 पत्नी, यानी टोटल लोग हो गए 5 लोग बचे हैं। और उन 5 के नाम वो संपत्ति कैसे बंटवारा होगा वो आप जान। सबसे पहला कंसेप्ट ये समझिए दोस्तों कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की यानी पुरुष प्रधान जिसकी नाम पर सारी संपत्ति है उसकी मृत्यु हो जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक उसकी पत्नी के नाम आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये कानून नहीं है। किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसके जितने वारिस बचे होते हैं, पत्नी भी उसकी संपत्ति की एक वारिस है, तो जितने भी वारिस होते हैं उन सभी के नाम बराबर भागों में बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए एक पुरुष के नाम पर 100 गज का कोई प्लॉट है और उनकी मृत्यु हो गई, उनके 5 लोग वो अपने पीछे छोड़ के गए, 4 बच्चे और 1 पत्नी, 2 लड़के 2 लड़कियां और 1 पत्नी। अब चाहे वो लड़कियां शादीशुदा हों चाहे वो कुमारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है अब वो 4 वो बच्चे हो गए और 1 पत्नी हो गई, 5 लोगों में वो 100 गज का प्लॉट बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा। तो सबके नाम पर जो हिस्सा आएगा वो कैसे आएगा, 1/5 टोटल प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा सभी के नाम आता चला जाएगा। दोस्तों तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेता हूं आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में या फिर अलग अलग स्टेट में, देखिए 2 तरीके से लॉ बनते हैं इंडिया में भारतीय संविधान के अनुसार। एक तो होता है कि जो राज्य सरकार होती है उनके पास भी लैंड पे लॉ बनाने की पावर होती है, जमीन पर, और एक सेंटर यानी केंद्र सरकार के पास जमीन पर लॉ बनाने की पावर है। तो केंद्र ने 2 लॉ बना दिए, एक इंडियन सक्सेशन लॉ और एक हिंदू सक्सेशन लॉ। अब उसके अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया। अब मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट छेड़ रहा हूं कि शादी के बाद क्या लड़की का प्रॉपर्टी में हिस्सा रहता है। मैंने अभी बताया आपको कि शादी हो गई हो नहीं हो गई हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन कई स्टेट्स में अमेंडमेंट्स हैं जो अमेंडमेंट्स कंफ्यूज करती हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है उत्तर प्रदेश के लॉ की। उत्तर प्रदेश में एक लॉ है यूपी लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट।
तो उत्तर प्रदेश का लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट है, वो लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट में एक सेक्शन है, उस सेक्शन में क्लैरिफाई किया हुआ है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। उसके अंदर क्लियर लिखा गया है कि शादीशुदा लड़की है, उसका हिस्सा भी उस प्रॉपर्टी में रहेगा। क्लियर लिखा हुआ है, मैं उस सेक्शन को इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब ये बात आती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 5 लोग वो छोड़ गए, हिस्सा भी क्लियर है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। लेकिन अब कुछ लोग वो हैं जो चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए? तो आप जानते हैं कि एक मैक्सिम है कानून का, वो ये कि कानून कभी भी उन लोगों की मदद नहीं करता जो अपने अधिकारों पर सोते रहे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी लेनी है या फिर अपने पिता की संपत्ति में हक लेना है तो उसके लिए उसको लड़ना पड़ेगा, या फिर अपने पति की संपत्ति में हक लेना है तो फिर उसको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। उसका तरीका ये है, मैं उसका तरीका बताता हूं कि अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो कोर्ट के अंदर एक सूट फॉर पार्टीशन यानी बंटवारे का सिविल कोर्ट में केस दाखिल होगा। और उनमें से चाहें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि परिवार में एक ही व्यक्ति है जो चाहता है कि सब कुछ उसको मिल जाए, बाकी किसी को कुछ ना मिले, तो फिर बाकी लोग मिलके एक के खिलाफ केस डाल सकते हैं। या फिर अगर ऐसा लगता है कि नहीं, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हम बराबर बांट लें, बाकी लोगों को साइड कर दिया जाए, तो जो बाकी लोग हैं वो उन दोनों के खिलाफ में केस फाइल कर सकते हैं बंटवारे का। और बंटवारे का केस फाइल होगा तो गवर्नमेंट पहले कोर्ट उसमें ऑर्डर पास करेगी, उसके बाद पुलिस आगे उसको बंटवारा कराती है। तो ये एक प्रोसीजर है आफ्टर डेथ। अगर विल नहीं है, वसीयत नहीं है, तो प्रॉपर्टी का, संपत्ति का बंटवारा इस तरीके से होगा। अब एक नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है गिफ्ट, दान करना। जैसे मैंने कहा कि किसी ने वसीयत भी कर दी और लास्ट में गिफ्ट भी कर दिया। तो दोस्तों गिफ्ट जो होता है वो इमीडिएट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। मान लीजिए किसी ने वसीयत कर दी कि मेरे पास ये 100 गज का प्लॉट है, मेरे मरने के बाद ये संपत्ति मेरी पत्नी को मिल जाएगी, मेरे बच्चों को नहीं दी जाएगी, 100% मेरी पत्नी मालिकाना हक उसका होगा। लेकिन साथ में जीते जी वो मरने से कुछ दिन पहले वो प्रॉपर्टी दान कर गए, उसको बोला जाता है गिफ्ट डीड। अगर गिफ्ट डीड बन गई तो फिर उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है कि जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, अब उस वसीयत का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, वो वसीयत खारिज हो जाती है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिफ्ट डीड का। अब एक चौथा पॉइंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंपॉर्टेंट तो पार्टीशन सूट था कि पार्टीशन सूट में सब कुछ क्लैरिफाई हो जाता है, और विल सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन चौथी बात इसमें यह है, एक रिलिंग्विश डीड होती है, आरडी। रिलिंग्विश डीड का मतलब है, वो आप बहुत माइनर में छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 लोग मैंने कहा, 4 बच्चे हैं, 1 पत्नी है। वो चारों, उनमें से कोई भी 4 बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, या फिर जब तक हमारी मदर जिंदा है वो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम चली जाए। तो फिर वो चारों मिलके अपने अपने हिस्से छोड़ देते हैं, और वो जब अपने हिस्से छोड़ देंगे तो जो बचता है उसके पास सारा हिस्सा ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मदर बची तो मदर के पास, माँ के पास सारा हिस्सा ट्रांसफर हो जाएगा, और माँ 100% की मालिकाना हक उसको मिल जाए। पिता ने एक विल करी थी, विल में ये कह दिया था कि पिता ने कोई विल नहीं की, और उन्होंने उसमें विल नहीं की, इसलिए सबका हिस्सा बराबर आ गया। अब क्योंकि 4 लोगों ने अपना हिस्सा छोड़ दिया तो एक के पास ट्रांसफर हो गया। यही चीज बाकी 4 भी कर सकते हैं अगर चाहें कि वो कोई भी एक व्यक्ति को चुन के उसके फेवर में सारा हिस्सा अपना छोड़ सकते। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति इंटरस्टेट मर जाता है, यानी इंटरस्टेट का मतलब है कि जो अपनी प्रॉपर्टी पीछे छोड़ देता है, उस प्रॉपर्टी में कैसे मालिकाना हक आएगा या कैसे सबका बराबर का हिस्सा आएगा, वो इस तरीके से आता है। दोस्तों आप इसके डिटेल के बारे में अगर जानना चाहें तो मैं सेक्शंस को, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, या आप कमेंट करके मुझसे किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ये एक तरीका है, ओवरव्यू है। और कोई भी आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट, पर्सनली भी पूछें, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। लॉयर्स एंड जस्टिस देखते रहिए, इस पर आपको मैं सटीक जानकारी दूंगा। नमस्कार।